बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आपको घर पर विद्यालय का अनुभव बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप इसे एंजॉय भी कर रहे होंगे। एंजॉयमेंट के साथ साथ पढ़ाई भी तो कर ही रहे होंगे ना। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज का एपिसोड हम शुरुआत करेंगे कक्षा 11 के गणित के साथ, जिसमें हम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। जिसके बाद हम जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी में प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों कक्षा 12 की पढ़ाई शुरू करते हुए हम गणित में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पार्ट को पढ़ेंगे और सबसे आखिरी में हम बायोलॉजी में पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को देखेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 11वीं के गणित का अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन भाग 3। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलन और साथ ही में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं की सूची। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर त्रिकोणमितीय फलन से। दोस्तों, अब तक हमने ये जान लिया कि हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय फलन हैं, यानी कि साइन, कॉस, टैन और साथ ही में उनके पारस्परिक फलन जैसे कि कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट। इस चार्ट में हम अलग अलग कोण के लिए साइन, कॉस और टैन के फलन का मान देखेंगे। इनके पारस्परिक फंक्शंस यानी कि रेसिप्रोकल फंक्शंस का मान हम इन्हीं फंक्शन के मान को 1 से भाग करके निकाल सकते हैं। शुरू करते हैं साइन से। दोस्तों, साइन एक्स का 0 डिग्री पर मान 0 होगा। π/6 यानी 30 डिग्री पर साइन एक्स का मान 1/2 होगा। π/4 यानी 45 डिग्री पर साइन एक्स का मान होगा 1/√2। इसी तरह से π/3 यानी कि 60 डिग्री पर साइन एक्स का मान √3/2 होगा। π/2 पर इसका मान 1 है। पाई पर इसका मान 0 हो जाता है। इसी तरह से 3π/2 पर इसका मान -1 और 2π पर इसका मान फिर से 0 हो जाता है। और यदि आप ध्यान दें तो आप ये जान सकते हैं कि sin x का मान 0, 1 और -1 तक जाकर दोबारा 0 पर आ जाता है, यानी कि sin x का मान -1 से 1 के बीच में ही होता है। इसी तरह से अगर आप cos x की बात करें तो cos 0 पर इसका मान 1 होगा। इसी तरह आप cos x का अलग अलग कोण पर मान नोट कर लीजिए। cos π/2 पर इसका मान 0 है, यानी कि जब sin x का मान अधिकतम है तभी cos x का मान न्यूनतम है। इसी तरह से cos π पर cos x का मान -1, cos 3π/2 पर इसका मान 0 और cos 2π पर इसका मान 1 है। दोस्तों, अलग अलग कोण पर tan x का मान निकालना बहुत ही सरल है। किसी एक कोण पर tan x का मान निकालने के लिए हम उसी कोण पर सबसे पहले sin x और cos x का मान निकालेंगे और फिर sin x बटे cos x कर देंगे। जैसे कि tan 0 पर tan x का मान होगा 0। अब ये कैसे आया? sin 0 बराबर 0, cos 0 बराबर 1 और 0/1 = 0। इसी तरह से tan π/6 यानी कि 30 डिग्री पर इसका मान 1/√3 होगा। अब ये कैसे आया? sin π/6 होता है 1/2 और cos π/6 होता है √3/2। अब इन दोनों क्वांटिटीज को अगर हम भाग कर देंगे तो tan x at π/6 बराबर होगा 1/√3। इसी तरह से tan 45 यानी π/4 बराबर 1 होगा। tan π/3 यानी tan 60 बराबर √3 होगा।
और इसी तरह से tan पाई बाय 2 यानी sin पाई बाय 2 बटे cos पाई बाय 2 जो होगा 1/0, और हम जानते हैं हम इसे इन्फिनिटी बोलते हैं यानी नॉट डिफाइंड। इसी तरह से tan पाई बराबर 0। आप इन सभी फंक्शंस के अलग अलग कोण पर मान नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस स्लाइड के शीर्षक को हम बाद में समझेंगे। चलिए पहले चतुर्थांश के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों हमें पता है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि निर्देशांक अक्ष को हम 4 चतुर्थांश में बांटते हैं। अगर हम पहले चतुर्थांश की बात करें यानी कि वो चतुर्थांश जिसमें x और y एक्सिस यानी कि दोनों ही अक्षरेखा पॉजिटिव होती हैं, उस चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं, यानी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। इसी तरह से दूसरे चतुर्थांश में सिर्फ sin x और कोसेकेंड x धनात्मक होंगे यानी पॉजिटिव होंगे, और बाकी सारे के सारे त्रिकोणमितीय फलन नेगेटिव होंगे। तीसरे चतुर्थांश में tan x और cot x धनात्मक होंगे और बाकी सभी फलन नेगेटिव होंगे। और चौथे चतुर्थांश में cos x और secant x धनात्मक होंगे और इसके अलावा बाकी सभी त्रिकोणमितीय फलन ऋणात्मक होंगे यानी नेगेटिव। अब इसे सरलता से याद रखने का तरीका इस स्लाइड के ही शीर्षक में छिपा है, यानी सभी साथ टहला करो। सभी का स यानी पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक है। साथ का सा यानी दूसरे चतुर्थांश में sin x और उसका पारस्परिक फलन जो है कोसेकेंड x धनात्मक है और बाकी सभी फलन ऋणात्मक है। तीसरे चतुर्थांश का ट यानी tan x और उसका पारस्परिक फंक्शन जो है cot x वो धनात्मक होंगे और बाकी सभी त्रिकोणमितीय फलन ऋणात्मक होंगे। और करो का क यानी चौथे चतुर्थांश में cos फंक्शन और उसका पारस्परिक फंक्शन यानी secant x धनात्मक और बाकी सभी फलन ऋणात्मक। चलिए इसे एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक यानी पॉजिटिव हैं। दूसरे चतुर्थांश में सिर्फ साइन और कोसेकेंड धनात्मक हैं यानी पॉजिटिव और बाकी सभी फलन नेगेटिव हैं। तीसरे चतुर्थांश में tan x और cot x पॉजिटिव और बाकी सभी फलन नेगेटिव। और चौथे चतुर्थांश में cos x और उसका पारस्परिक फंक्शन यानी secant x पॉजिटिव और बाकी सभी फलन नेगेटिव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। आइए सबसे पहले जानते हैं सम विषम सर्वसमीकरणों के बारे में। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अगर हम cos फंक्शन का कोण नेगेटिव कर दें तो cos फंक्शन के मान में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। इसी तरह से cos फंक्शन का पारस्परिक फंक्शन यानी कि secant फंक्शन के कोण में अगर हम एक नेगेटिव साइन लगा दें तो secant फंक्शन के मान में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। तो दोस्तों ये दोनों होंगे सम सर्वसमीकरण, क्योंकि इन दोनों के कोण में नेगेटिव साइन लगाने के बाद भी इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। पर अगर हम बाकी फंक्शंस की बात करें यानी कि साइन, कॉस, टैन और कॉट, इन चारों फंक्शंस में इनके कोण के साथ एक नेगेटिव साइन लगाने के बाद इन फंक्शंस का मान बदल जाता है, यानी इन फंक्शन के मान में एक नेगेटिव साइन आ जाता है। तो ये चारों फंक्शन विषम सर्वसमीकरणों की सूची में शामिल हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है संदर्भ कोण। दोस्तों इस टॉपिक को हम एक एक चतुर्थांश के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहले चतुर्थांश से। दोस्तों पहले चतुर्थांश में थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा, यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच कोण के मान में परिवर्तन नहीं होगा। अब मान लीजिए कि ये रेखा x एक्सिस के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है, और जैसे कि हम जानते हैं कि एक इकाई वृत्त में किसी भी बिंदु के निर्देशांक को हम cos थीटा, sin थीटा से लिख सकते हैं। थीटा यानी कि वो रेखा x एक्सिस के साथ कितना कोण बनाती है।
तो इस हिसाब से इस रेखा के अंत में जो बिंदु है, यानी वृत्त पे बिंदु के निर्देशांक होंगे cos π/6, sin π/6, यानी cos 30, sin 30 जो होंगे √3/2, 1/2। इसी तरह से अगर यही रेखा 45 डिग्री का एंगल बनाए x एक्सिस के साथ, तो उस पॉइंट के निर्देशांक होंगे cos π/4, sin π/4 जो होंगे 1/√2, 1/√2। इसी तरह से 60 डिग्री का एंगल बनाने पर इस पॉइंट के निर्देशांक होंगे 1/2, √3/2। तो चलिए इसी तरह से अब हम दूसरे चतुर्थांश के बारे में बात करते हैं। दूसरे चतुर्थांश में थीटा डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि थीटा डैश इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। इसका मतलब ये है कि दूसरे चतुर्थांश में हम कोण को 180 डिग्री में से माइनस करके लिखेंगे। जैसे कि ये लाइन 120 डिग्री का एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ, तो इस वृत्त पर इस बिंदु के निर्देशांक होंगे cos 2π/3, sin 2π/3, यानी -1/2, √3/2। और यदि यही लाइन 135 डिग्री का एंगल बनाए तो इस पॉइंट के निर्देशांक होंगे cos 3π/4, sin 3π/4, यानी -1/√2, 1/√2। यदि यही रेखा 150 डिग्री का कोण बनाए तो इसके निर्देशांक होंगे -√3/2, 1/2। और यदि यही रेखा 180 डिग्री का कोण बनाए तो इसके निर्देशांक होंगे -1, 0। तो चलिए इसी तरह से हम तीसरे चतुर्थांश के बारे में बात करते हैं। तीसरे चतुर्थांश में कोण का मान होगा थीटा डैश बराबर थीटा प्लस 180 डिग्री, यानी कि थीटा डैश बराबर थीटा प्लस पाई। यानी कि तीसरे चतुर्थांश में हम एंगल को 180 डिग्री से ऐड करके लिखेंगे। जैसे कि ये रेखा पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 210 डिग्री का कोण बना रही है, तभी अगर हम वामाव्रत दिशा की बात करें, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, और यही रेखा -150 डिग्री का कोण बनाएगी अगर हम दक्षिणावर्त दिशा में जाएं, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस हिसाब से 210 डिग्री बराबर -150 डिग्री। आप अगर ध्यान दें तो 210 और 150 का जो सम होगा वो पूरा 360 के बराबर होगा। इसी तरह से इस पॉइंट पर 225 डिग्री बराबर किसके होगी? -135 डिग्री के। और इस पॉइंट पर 240 डिग्री बराबर -120 डिग्री, और इस पॉइंट पर 270 डिग्री बराबर किसके होगी? -90 डिग्री। तो चलिए अब बात करते हैं आखिरी चतुर्थांश की। दोस्तों चौथे चतुर्थांश में थीटा डैश बराबर होता है 360 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि थीटा डैश बराबर 2π माइनस थीटा। यानी कि आखिरी चतुर्थांश में हम कोण को 360 डिग्री में से माइनस करके लिखते हैं, और इस चतुर्थांश में एंगल का मान 270 डिग्री से 360 डिग्री तक होता है। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने पढ़े त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं और त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। हमारी अगली वीडियो में हम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में ही अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम पौधों के परिवहन में कुछ और विषयों के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लंबी दूरी तक जल का परिवहन, पौधे जल को कैसे अवशोषित करते हैं और पौधों में जल का ऊपर की ओर गमन।
लंबी दूरी तक जल का परिवहन। लंबी दूरी तक पदार्थों का परिवहन केवल विसरण द्वारा नहीं हो सकता है। विसरण एक धीमी प्रक्रिया है। यह छोटी दूरी तक अणुओं को पहुंचाने में कारगर है। बड़े एवं जटिल जीवों में बहुआ पदार्थों का परिवहन लंबी दूरी तक होता है। कभी-कभी उत्पादन या अवशोषण एवं संग्रहण के स्थान एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, अतः विसरण एवं सक्रिय परिवहन काफी नहीं है। इसीलिए विशिष्ट व्यापक दूरी का परिवहन तंत्र आवश्यक हो जाता है, ताकि आवश्यक पदार्थ निश्चित रूप से तीव्र गति से पहुंच सके। जल, खनिज तथा भोजन सामूहिक प्रणाली द्वारा परिवहन करते हैं। सामूहिक या थोक प्रवाह में पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन दो बिंदुओं के बीच दाब की भिन्नता के परिमाण स्वरूप होता है। सामूहिक प्रवाह की एक विशिष्टता है कि पदार्थ चाहे घोल हो या निलंबन नदी के प्रवाह की तरह ही बहता है। यह विसरण से भिन्न होता है, जहां पर भिन्न पदार्थ अपनी सांद्रता प्रवणता के अनुसार स्वतंत्र रूप से परिवहनित किए जाते हैं। थोक प्रवाह को तो घनात्मक जलीय दाब प्रवणता या ऋणात्मक जलीय दाब प्रवणता के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पदार्थों को पादपों में स्वनहनी उत्तकों के द्वारा थोक या सामूहिक गति को स्थानांतरण कहते हैं। पौधे जल को कैसे अवशोषित करते हैं? इसके दो भिन्न पथ निम्न हैं। पहला है एपोप्लास्ट पथ और दूसरा है सिम्प्लास्ट पथ। एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पथ। एपोप्लास्ट पथ के बारे में जानते हैं। इस चित्र में जो बैंगनी रंग के एरो है वो एपोप्लास्ट पथ को दर्शाते हैं। एपोप्लास्ट निकटवर्ती कोशिका भित्ति का तंत्र है। जड़ों के अंतस्त्वचा में मौजूद कैस्पेरियन पट्टी को छोड़कर पूरे पौधे में फैला रहता है। जल का एपोप्लास्टिक परिवहन केवल अंतरकोशिकीय जगहों और कोशिकाओं की भित्ति में उत्पन्न होता है। एपोप्लास्ट के माध्यम से होने वाले परिवहन कोशिका झिल्ली को पार नहीं करते, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। ये पथ कोशिका झिल्ली को पार नहीं करता है। एपोप्लास्ट जल के परिवहन में कोई भी बाधा नहीं डालता है और जल परिवहन सामूहिक प्रवाह के माध्यम से होता है। जैसे ही जल अंतरकोशिकीय गुहा या वातावरण में वाष्पित होता है, एपोप्लास्ट के सतत जल प्रवाह में तनाव उत्पन्न हो जाता है। अतः असंजक व संशक्तिशीलता के कारण जल का सामूहिक प्रवाह होता है। अब हम पढ़ेंगे सिम्प्लास्ट पथ के बारे में। सिम्प्लास्टिक तंत्र अतः संबंधित जीव द्रव्य का तंत्र है। पड़ोसी कोशिकाएं कोशिका लड़ी से जुड़ी होती है, जो जीव द्रव्य तंतु एक विस्तृत रूप से फैली रहती है। सिम्प्लास्टिक परिवहन में जल कोशिकाओं के जीव द्रव्य के माध्यम से तथा अंतरकोशिकीय परिवहन में यह जीव द्रव्य तंतु के माध्यम से आगे बढ़ता है। सिम्प्लास्टिक परिवहन में कोशिका द्रव्य परिवहन सहायता करता है। कुछ पौधों में अतिरिक्त संरचनाएं जुड़ी होती है, जो उन्हें जल एवं खनिजों के अवशोषण में मदद करती है। माइकोराइजा जड़ के साथ फफूंदी का सहजीवी संगठन है। फफूंदी या कवक तंतु नई जड़ों के आसपास नेटवर्क बनाते हैं या फिर वे मूल कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं। कवक तंतु का एक बड़ा व्यापक तल क्षेत्र होता है, जो भूमि से खनिज आयन एवं जल के मूल से अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेता है। पौधों में जल का ऊपर की ओर गमन ये दो प्रकार से होता है। पहला मूल दाब और दूसरा वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। मूल दाब, जैसे कि मृदा के विभिन्न आयन सक्रियता के साथ जड़ों की संवहनी उत्तकों में परिवहनित होते हैं,
तो जल भी इसी प्रक्रिया के अनुसरण अपनी विभव प्रवणता से करता है तथा जाइलम के अंदर दाब बढ़ाता है। ये घनात्मक दाब ही मूल दाब कहलाता है और तने में कम ऊंचाई तक जल को ऊपर भेजने के लिए उत्तरदायी होता है। यह हम कैसे देख सकते हैं? इसके लिए छोटा सा नरम तने वाला पौधा चुनें और जिस दिन वातावरण पर्याप्त आर्द्रता पूर्ण हो उस दिन प्रातःकाल के समय तने के नीचे क्षैतिज दिशा में तीखे ब्लेड से काट दे। आप जल्द ही देखेंगे कि उस कटे हुए तने पर द्रव की कुछ मात्रा ऊपर की ओर उठती है। ये द्रव सकारात्मक मूल दाब के कारण आता है। यदि आप उस तने में एक रबड़ की पतली नली चढ़ा दें तो आप वास्तव में सावर की दर माप सकते हैं और स्रावित द्रव के कारकों की संरचना जान सकते हैं। मूल दाब का प्रभाव रात तथा सुबह के समय भी देखा जा सकता है। जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होती है और अतिरिक्त पानी घास के तिनकों से नोक पर विशेष छिद्रों से स्रावित जल बूंदों के रूप में लटकने लगता है। इस प्रकार द्रव के रूप में पानी का क्षय बिंदु स्राव या गटेशन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। प्राणियों की भांति पौधों में परिसंचरण तंत्र नहीं होता। इसके बावजूद जाइलम के माध्यम से जल का ऊपरी बहाव पर्याप्त उच्च दर से लगभग 15 मीटर प्रति घंटे तक हो सकता है। यह गति कैसे होती है? यह एक पेचीदा सवाल आज तक ही बना हुआ है। पौधों के द्वारा पानी ऊपर की ओर धकेला जाता है या फिर ऊपर से खींचा जाता है। अधिकतर शोधकर्ता सहमत है कि पौधों द्वारा पानी मुख्यतः खींचा जाता है और इसकी संचालन शक्ति पत्तों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया का परिणाम है। इसके जल परिवहन का संयोजन तनाव वाष्पोत्सर्जन खिंचाव मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पौधों में जल अस्थायी होता है। प्रकाश संश्लेषण एवं वृद्धि के लिए पत्तियों में पहुंचने वाला पानी 1% से भी कम प्रयोग किया जाता है। पानी की अधिकतर मात्रा पत्तियों से रंध्र द्वारा उड़ा दी जाती है। जल की यही क्षति वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। इस वीडियो में हमने सीखा लंबी दूरी तक जल का परिवहन, पौधे जल को कैसे अवशोषित करते हैं और पौधों में जल का ऊपर की ओर गमन। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन के बारे में कुछ और बातें और वाष्पोत्सर्जन एवं प्रकाश संश्लेषण एक समझौता। धन्यवाद। देखो, हाथ बेचारा अपना काम करते करते खुद ही कोरोना वायरस बन रहा है। तुम मुझे 20 सेकंड दो, मैं तुम्हें इस वायरस से आजाद करूंगा। ये ले, ये भी ले। भाग जा, ये कोने कोने में ले, दफा हो जा यहां से। मैं जीत गया। मिलते रहना दिन में कई बार। हेलो इंडिया, नमस्कार। पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे तो ये और भी बढ़ जाती है। देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं।
आप भी 6ठी से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी गणित की पुस्तक पाठ 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता का भाग 2। पिछले वीडियो में हमने जाना कि सांतत्य होता क्या है और एक फलन किसी बिंदु पर कब संतत होता है। साथ ही हमने जाना असांतत्य के बिंदु के बारे में भी और देखा कि सांतत्य और असांतत्य पर किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो चलिए इस पाठ के भाग 2 में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे संतत फलनों के बीजगणित के बारे में, यानी अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने एक प्रमेय दी गई है। कहा है कि मान लीजिए f तथा g दो ऐसे वास्तविक फलन हैं जो एक वास्तविक संख्या c के लिए संतत हैं। तब f जमा g x बराबर c पर संतत है। आसान शब्दों में यदि समझाना चाहूं तो कहा गया है कि f और g दो वास्तविक फलन हैं और एक वास्तविक संख्या c पर दोनों ही फलन जो है वो संतत है। और हमें दर्शाना ये है कि इन दोनों फलनों का जब हम योग ले लेते हैं यानी f जमा g, तो वह भी बिंदु x बराबर c पर संतत होगा। तो आइए इसका हल देखते हैं। सबसे पहले हमें बिंदु x बराबर c पर f जमा g के सांतत्य की जांच करनी है। सांतत्य की जांच कैसे करते हैं? एक फलन का उस बिंदु पर मान और उसी फलन की उस बिंदु पर सीमा यदि आपस में बराबर हो जाएं, तो हम कह सकते हैं कि फलन सांतत्य है। अब यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू c f प्लस g ऑफ x लिया गया है। तो लिमिट x टेंडिंग टू c f प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x प्लस g ऑफ x। ये कैसे हुआ? जो आपने पाठ पढ़ा था सीमा और अवकलज, आपने उसमें सीमाओं के बीजगणित के बारे में पढ़ा होगा, तो उसी से हमने ये लिख दिया। अब आगे जब हमने किया तो लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंडिंग टू c g ऑफ x हो गया। ये भी कैसे हुआ? सीमाओं के बीजगणित से। अब जब आप इसको आगे हल करेंगे तो आप इसकी जगह पर लिख सकते हैं f प्लस g ऑफ c, यानी f प्लस g जो है वह भी x बराबर c के लिए संतत है। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि दो वास्तविक फलन अगर किसी बिंदु पर संतत हैं, तो उन दोनों का योग जो है वह भी उस बिंदु पर संतत होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं दोनों वास्तविक फलनों के अंतर पे क्या होता है प्रभाव। यहाँ पर भी f और g दो वास्तविक फलन हैं और एक वास्तविक संख्या c के लिए संतत है। हमें दर्शाना है कि इन दोनों वास्तविक फलनों का अंतर भी x बराबर c पर संतत होगा। तो आइए इसके सांतत्य की जांच करते हैं। ठीक उसी प्रकार लिमिट x टेंडिंग टू c f माइनस g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x माइनस g ऑफ x। अब यहाँ पर आप सीमाओं का बीजगणित लगा दीजिए, तो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x माइनस लिमिट x टेंडिंग टू c g ऑफ x। जब आप इसको हल करेंगे तो आपको हो जाएगा f माइनस g ऑफ c, यानी f माइनस g भी x के लिए संतत है। तो यहाँ हमने एक और चीज सीखी कि दो वास्तविक फलन अगर किसी बिंदु पर संतत होते हैं तो उन फलनों का अंतर भी उस बिंदु पर संतत होगा। आगे बढ़ते हैं और इसी प्रमेय में अब चर्चा करते हैं गुणनफल के बारे में। तो सारी स्थितियां जो है वो ठीक उसी प्रकार से परिभाषित है जैसे पहले दो स्थितियों में थी। अब हमें
दोनों वास्तविक फलनों के गुणनफल के सातत्य की जांच करनी है। तो लिमिट x टेंडिंग टू c f into g of x is equal to limit x tending to c f of x into g of x। यहाँ भी आप लगा दीजिए सीमाओं का बीजगणित, तो आपको मिल जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू c f of x into लिमिट x टेंडिंग टू c g of x। यानी दोनों फलनों पर अलग अलग सीमा लगाकर उसके बाद उन दोनों का गुणनफल कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा f इंटू जी ऑफ c, यानी f गुना g बिंदु c पर। अतः हम ये बोल सकते हैं कि अगर दो वास्तविक फलन किसी बिंदु पर संतत है तो उन दोनों वास्तविक फलनों का जब आप गुणनफल ले लेंगे तो वह भी उस बिंदु पर संतत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो है यहाँ पर बीजगणित देखेंगे। ये थोड़ा अलग प्रकार से है। यहाँ पर हमने क्या किया है, वास्तविक फलन वैसे ही है, दोनों वास्तविक संख्या c पर संतत है। अब हमें ये दिखाना है कि f बटा g वो जो है वो भी x बराबर c पर संतत है। साथ ही में आपको एक स्थिति दे रखी है कि g ऑफ c जो है उसका मान 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो फलन जो है वो परिभाषित नहीं रहेगा, यानी ये जो f बटे g है वो परिभाषित नहीं रहेगा। आइए इसको हल करते हैं और f बटे g के सातत्य की जांच करते हैं बिंदु x बराबर c पर। तो लिमिट x टेंडिंग टू c f बटे g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x बटा लिमिट x टेंडिंग टू c g ऑफ x। ये होता है परिमेय फलन की सीमाओं के बीजगणित से। तो चलिए आगे इसको हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? प्राप्त होगा f ऑफ c बटे में g ऑफ c, जहां पर g ऑफ c का मान 0 के बराबर नहीं है। अतः f बटे g भी x बराबर c के लिए संतत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में आपको साइन फलन के सातत्य पर विचार करना है। तो f ऑफ x बराबर साइन x सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित होता है। मान लीजिए कि कोई एक वास्तविक संख्या हमने c ले ली, x बराबर c प्लस h लिख दिया। तो जैसे जैसे x का मान c की तरफ होगा h का मान 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों? अब आप खुद ही देखिए, यदि x c बन जाता है, x c की ओर बढ़ रहा है और एक ऐसा बिंदु आता है जहां पर x का मान c के बराबर हो जाता है, तो c और c तो आपस में कट जाएंगे और h का मान 0 हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जैसे जैसे x c की ओर बढ़ता है वैसे वैसे h 0 की ओर बढ़ता है। इसलिए लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c साइन ऑफ x। आइए इसको आगे हल करते हैं। अब x की जगह पर हमने लिख दिया c प्लस h। तो x जब c प्लस h के बराबर है और पहली स्थिति में x c की तरफ बढ़ रहा था, तो अब h जो है वो 0 की तरफ बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पर हमें एक सूत्र का उपयोग करना होगा। हमें पता है कि साइन a प्लस b क्या होता है? साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। यहाँ पर a और b की जगह c और h था, तो ये हो गया साइन c इंटू कॉस h प्लस कॉस c इंटू साइन h, जिस पर लिमिट लगी हुई है लिमिट h टेंडिंग टू 0, या फिर सीमा जो है वो h टेंडिंग टू 0 के बराबर है। अब आप इस पे क्या करेंगे? साइन c जो है उसमें तो h नहीं है। अब अगर h नहीं है तो h चाहे 0 हो, 1 हो या 2 हो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो साइन c बाहर आ जाएगा और लिमिट h टेंडिंग टू 0 कॉस h हो जाएगा। h का मान जब 0 की तरफ बढ़ेगा तो cos 0 क्या होता है? cos 0 होता है 1, तो 1 इंटू साइन c हो गया साइन c। लेकिन साइन h है दूसरी वाली स्थिति में, h अगर 0 की तरफ बढ़ रहा है तो साइन 0 तो 0 होता है, तो साइन 0 0 हो गया और 0 इंटू कॉस c हो गया 0। तो ये आ गया साइन c, जो कि हो गया fc के बराबर। क्यों? क्योंकि fx था साइन ऑफ x। तो हमने ये जाना कि लिमिट जो है उस फंक्शन की वो बराबर हो गई उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू के बराबर, यानी फलन f ऑफ x
जो x बराबर c पर उसका मान है वो बराबर हो गया उसी फलन की सीमा x बराबर c पर। तो हम कह सकते हैं कि फलन जो है वो x बराबर c पर एक संतत फलन है। इसी के साथ आज का ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। आज हमने सीखा संतत फलनों के बीजगणित के बारे में, यानी अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। अगली वीडियो में हम देखेंगे अवकलनीयता यानी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। तब तक घर जाइए, प्रश्नावली 5.1 में कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उनको हल करने का प्रयत्न कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने स्त्री केसर, बीजांड, भ्रूणकोश और परागण के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम परागण के कारक, बहिप्रजनन युक्तियां और कृत्रिम संकरीकरण को समझेंगे। तो चलिए परागण के कारकों से शुरू करते हैं। अब ये कारक दो प्रकार के होते हैं। पहला है अजीवीय और दूसरा है जीवीय। अब अजीवीय कारक दो होते हैं, वायु और जल, और जीवीय कारक भी दो होते हैं, प्राणी और कीट। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। वायु द्वारा परागण को हम एनिमोफिली भी कहते हैं। इसके लिए परागकण हल्के तथा चिपचिपाहट रहित होने जरूरी हैं। पौधे अक्सर बेहतर अनावृत पुंकेसर से युक्त होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। पौधे अक्सर वृहद एवं प्रायः पिच वृत्तिकाग्र युक्त होते हैं। इसका उदाहरण है भुट्टा। तो जैसे कि आप यहाँ पर एक ये चित्र देख सकते हैं, और आपने कभी न कभी भुट्टे में ऐसी कुछ चीज तो देखी होगी जो रेशेनुमा होती है। ये कुछ नहीं बल्कि वृत्तिकाग्र और वृत्तिका है, जो कि हवा में झूमते रहते हैं ताकि वो पराग कणों को आसानी से पकड़ सकें। आइए अब ज्वल द्वारा परागण को समझते हैं। इसे हम हाइड्रोफिली भी कहते हैं। ये जलीय पौधों में होता है, जैसे कि ताजे पानी के कुछ उदाहरण हैं वेलिसिनेरिया का पौधा, हाइड्रिला, और समुद्री उदाहरण है ज़ोस्टेरा। आपको कोई ना कोई उदाहरण तो इसका याद ही रखना है। आइए अब वेलिसिनेरिया के उदाहरण से इसको समझते हैं। ये वेलिसिनेरिया का मादा पुष्प है, और जो नर पुष्प होते हैं ये पानी के बहाव की मदद से पराग कणों को मादा पुष्प के वृत्तिकाग्र तक पहुंचा देते हैं। आइए अब परागण के जीवीय कारकों को समझते हैं। अगर परागण प्राणियों द्वारा होगा तो उसे हम जूफिली कहेंगे, और अगर परागण कीटों द्वारा होगा तो उसे हम एंटेमोफिली कहेंगे। ये कीट पुष्प तक जाते हैं, जिसकी वजह से जो परागकण होते हैं वो इनकी सतह पर आ जाते हैं। बाद में अगर ये कीट स्त्री केसर के संपर्क में आएंगे तो परागण की प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। अब दोस्तों हम उन पुष्पों की विशेषताओं को समझेंगे जो कीटों से परागण करवाते हैं। पुष्प रंगीन, सुगंध युक्त तथा मकरंद से भरपूर होते हैं। इनके परागकण
चिपचिपे होने चाहिए ताकि वो आसानी से कीटों की सतह से चिपक जाएं। ऐसे पुष्पों का एक उदाहरण है युक्का। चलिए अब बहिर्प्रजनन युक्तियों को समझते हैं। आइए अब सबसे पहले समझते हैं कि ये होती क्या है। जो उपकरण या सुविधाएं पौधों के स्वपरागण को हतोत्साहित कर पर परागण को प्रोत्साहित करे उन्हें बहिर्प्रजनन युक्तियां कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली है एक लिंगीयता, डाइकोगेमी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम एक लिंगीयता को समझेंगे। अब इसमें उभयलिंगी पुष्प आते हैं जैसे कि अरंड, जिनके पास नर और मादा पुष्प एक ही पादप में होते हैं। तो इससे स्वपरागण का एक प्रकार स्वयुग्मन नहीं होता है परंतु सजात पुष्पी परागण होता है। दूसरा है एक लिंगी पुष्प जैसे कि पपीता। इन पुष्पों में दोनों नर और मादा पुष्प अलग अलग पादपों में होते हैं। तो ये स्वपरागण के दोनों स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण को रोक देते हैं। अगला है डाइकोगेमी। जायांग तथा पुमंग की परिपक्वता का समय अलग अलग होना डाइकोगेमी कहलाता है। परागकण का वृत्तिकाग्र से तैयार होने से पहले ही झड़ जाना, जैसे कि सनफ्लावर में ये चीज होती है, या वृत्तिकाग्र का पहले ही तैयार होना जबकि परागण का बाद में झड़ना। सीधे शब्दों में यही कहूंगा कि इसमें कभी ऐसा होता है कि जो परागकण है वो पहले ही झड़ जाते हैं और वृत्तिकाग्र तैयार नहीं होती है, या इसका उल्टा हो जाता है। आइए अब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को समझते हैं। यह एक वंशानुगत प्रक्रम तथा स्वपरागण रोकने का उपाय है। उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्प से जहां बीजांड के निषेचन को पराग अंकुरण या स्त्री केसर में पराग नलिका वृद्धि को रोका जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कृत्रिम संकरीकरण को समझते हैं। ये फसल की उन्नति कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख उपागम है और ये चीज हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहला है विपुंसन और दूसरा है बैगिंग। अब इनको समझते हैं। तो विपुंसन में क्या होता है कि जोड़ों चिमटी की मदद से नर जनन अंग को निकाल दिया जाता है, जिसके बाद थैली से इन्हें आवृत किया जाता है। इस प्रक्रिया को बैगिंग कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया के बाद जो अभिलक्षित परागकण होते हैं उन्हें वृत्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है, जिससे कि एक अच्छा संकर पैदा होता है जो कि फसल की उन्नति को बढ़ाएगा। इस वीडियो में हमने परागण के कारक, बहिर्प्रजनन युक्तियां और कृत्रिम संकरीकरण को समझा। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूं कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये 3 टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम पराग स्त्री केसर संकर्षण, द्विनिषेचन और भ्रूण पोष के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।
शीला, ऊंची कूद। मयूरी, लंबी कूद। सुनीता, लंगड़ी टांग। और रीटा, 100 मीटर दौड़। चलो बच्चों। अरे रीता चल, क्या हुआ? घर नहीं जाना? ये देख, मैं मर तो नहीं जाऊंगी ना? ओह, अरे बुद्धू, ऐसे कैसे मर जाओगी? मैं हूं ना। बस इतनी सी बात और इतना बड़ा मुंह फुला लिया। ये तो मेरे साथ भी होता है और इसके साथ भी। चल, रास्ते में सब समझाऊंगी। अरे रुको 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 रुको, एक पहेली सुलझाओगी? तो कैसी सहेली है यार, इस हालत में भी पहेली? हाँ यार रुखसार, कैसी सहेली है तू? तू तो चुप ही करा। रीटा, जो तेरे साथ अभी हुआ कुछ समझ आया? नहीं तो हुई ना ये भी एक पहेली। देख, तू मेरी पहेली सुलझा तो तुझे ये पहेली भी समझ आ जाएगी। देखो, कैसा ये रिश्तेदार जो हर महीने आता, इसके स्वागत में हुलिया बदल जाता, जो इसे सुलझाएगी पहेली की सहेली कहलाएगी कहलाएगी। मेरे मामा हो सकते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरे मौसा। नहीं। फिर कौन? चलो, तुम्हें ना तुम्हारी आंगनवाड़ी भाभी ही समझाएगी। हाँ चलो जल्दी। भाभी, इतना भी भाव मत खाओ ना, बताओ ना। अरे खीर थोड़ी है जो फटक से परोस दूं। अच्छा चलो, मैं अभी एक कहानी सुनाती हूँ, पहेली समझ जाओगी। तुम जैसी ही एक लड़की थी जिसका नाम था मालती। मालती रोज अपनी सहेलियों के साथ स्कूल जाती और हंसते खेलते घर वापस आती। एक दिन जब वह घर से बाहर ही नहीं निकली, तब माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटी? सिसकी लेते हुए मालती ने अपनी कुर्ती पर लगा लाल धब्बा दिखाया। माँ ने समझाया, अरे इसे कहते हैं महीना। ये वो रिश्तेदार है जो हर महीने आता और इसके पहले ही स्वागत में हुलिया बदल जाता। फिर मालती की माँ ने उसके हाथ में आईना थमाया और बोली, देख, चेहरे पर ये मुहासे, बढ़ती छाती, बगल की बाल और तेज बढ़ता कद। ऐसे बदल जाता है हुलिया? बाहरी बदलाव के साथ साथ शरीर में कुछ अंदरूनी बदलाव भी होते हैं। अंदर भी? समझाती हूँ। जन्म से ही हर लड़के के पेट के नीचे वाले भाग में अंदर की तरफ कुछ अंग होते हैं जिन्हें स्त्री प्रजनन अंग कहते हैं। इनमें से 2 अंग थैलियों जैसे होते हैं जिन्हें अंडाशय बोलते हैं। ये अंडाशय लाखों छोटे छोटे अंडों से भरे होते हैं। जब लड़की 9 से 10, 11 से 12 या 13 से 14 साल की हो जाती है ना, तब इन अंडों को घूमने का मन करता है। हर महीने एक अंडा किसी एक थैली में से निकलता है और एक अंडवाहिनी से होकर पहुंच जाता है बच्चेदानी यानी गर्भाशय तक। अच्छा सुनो, बच्चेदानी वो अंग है जिसमें गर्भ धारण होने पर बच्चा पलता है। बच्चेदानी के अंदर एक मोटी गुदगुदी परत बन जाती है ताकि अगर बच्चा ठहर जाए तो इस गुदगुदी परत में सुरक्षित रहे। यदि अंडाशय से निकलने के 2 दिन के अंदर अंडे का मिलन पुरुष के शुक्राणु से हो जाए तो गर्भ धारण हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता नहीं है। भाभी, क्योंकि मैं छोटी हूँ और स्कूल जाती हूँ, है ना? बिल्कुल सही, क्योंकि अंडे का मिलन पुरुष के शुक्राणु से नहीं होता, वो निकल जाता है और बच्चेदानी को परत की जरूरत नहीं रहती। इसीलिए ये खून की परत धीरे धीरे टूट के गिरने लगती है और बाहर निकल आती है। इसी प्रक्रिया को महीना कहते हैं।
ओह, तो जो हर महीने निकलता है वो खून की परत है? और ये प्रक्रिया अलग अलग लड़कियों में 3 से लेकर 7 दिन तक चल सकती है। देखो, ये महीना है और ये हर महीने आएगा और ये बिल्कुल आम सी बात है। बाप रे बाप, अब जाके जान में जान आई। मैंने तो सोचा था कि मैं मरने वाली हूँ। चलो, मरना तो कैंसिल, पर मैं दौड़ तो पाऊंगी ना? बिल्कुल। हवाओं में शोर है ये चर्चा, रोर है तेरे पंख है तैयार, ना रुकती तेरी अब रफ्तार, हौसलों में आ गई जान, तेरी ही जीत का है ये फरमान। ऐसी उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला, ऐसी उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला। पहेली की सहेली है तू, पहेली की सहेली। अरे, पहेली की सहेली है तू। ये एक और पहेली। इस बार मैं सुलझाऊंगी। नहीं, मैं सुलझाऊंगी। मैं नहीं सुलझाऊंगी। अरे, अरे क्या कर रही है? खींचो मत। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में जो भी पाठ आपको पढ़ाया गया हो, आप उसे अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि कोई सवाल आपके मन में आया हो तो उसे उन्नयन ऐप पर आप पोस्ट करके अपने जवाब को जान सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पे। यह वीडियो बीईपीसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वेबसाइट नोट कर लीजिए बच्चों, www.bepcssa.in। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो डिजिटल लर्निंग वाले सेक्शन में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक पाठ के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।